सो हम लोग डायमेंशन पढ़ चुके हैं। हम आगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ग्राफ्स होंगे। उसके बाद हम 1D क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथमिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक लॉग होता है। लॉग को अगर हम देखें तो इसमें ये जो ई नंबर है इसकी बहुत वैल्यू होती है। बेसिकली लॉग को हम इस तरीके से लिखते हैं, कोई फंक्शन y मैंने लिखा, सो y इज इक्वल टू log ऑफ e बेस x। तो ये जो e मैंने लिखा है ये नंबर, इसको हम e से डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। अगर हम इस लॉग को देखें तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये मेरी मान लीजिए y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है और ये सपोज 0 ओरिजिन में बात कर रहा हूं। तो लॉग अगर हम x को 1 रखेंगे तो 1 रखने पे क्या होगा, log 1 0 होता है। तो बेसिकली ये यहां से पास कर रहा होगा इस वैल्यू से। और अगर हम x की वैल्यू 1 से कम रखेंगे, मतलब हम 1 से अगर लेफ्ट साइड में रहेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज देता है, मींस y एक्सिस के नीचे रहेगा। और जैसे जैसे हम x को 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और 1 पे आके ऐसे 0 हो जाएगा। और अगर हम फिर 1 की वैल्यू को बढ़ाएं तो फिर ये x को अगर हम 1 से ज्यादा करेंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और वो पॉजिटिव होगी इस केस में। तो फिर ये ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि हम x को अगर बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। पहले हमारा x 1 था तो y 0 था, फिर हमने x को 2 किया तो y यहाँ पे पहुंच गया, फिर हमने 3 किया तो y और आगे चला गया। तो जैसे जैसे x हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल। तो आप यहाँ पे दो चीजें याद रखेंगे, पहला log की 1 पे वैल्यू 0 होती है, दूसरा log अगर हम x की वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे नेगेटिव है पूरा। और अगर हम 1 से ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि अगर log में दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, log a इंटू बी अगर आप करोगे तो ये log a प्लस log b के बराबर होता है। log a टू द पावर n अगर आपने कर दिया तो ये जो पावर है इसको आप बाहर रख सकते हो, तो ये n log a आप कह सकते हो। उसी तरीके से अगर आप डिवाइड कर रहे हो log a by b, जैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है तो डिवीजन के बाद हम इसे माइनस लगा देंगे, तो इसे हम log a माइनस log b कह सकते हैं। ओके, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला था, वो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो मैंने डिफाइन किया था y इज इक्वल टू log ऑफ ex e टू द पावर x है बेसिकली। अगर हम इसका एंटी लॉग लें तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू e टू द पावर y लिख सकते हैं। और या फिर हम एक दूसरा अगर फंक्शन डिफाइन करें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर x, तो इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे तो आप इसको ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो इसमें जब हम 0 पुट करेंगे तो x 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0, और किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 करते हैं तो वो हमें 1 देता है। तो इसका मतलब जब ये ओरिजिन पे हमारी x की वैल्यू होगी तो y हमारा कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। फिर हम अगर x को घटाएंगे, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 से छोटी वैल्यू होती चली जाएगी। और जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा x माइनस इन्फिनिटी पे है तो y 0 होगा, और जैसे जैसे हम उसको 0 की तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 की तरफ इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो y 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचेगा जब हमारा x माइनस इन्फिनिटी से 0 पहुंच रहा होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। फिर जब हम इसको 0 के बाद रखेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ये 2.71 की पावर 2 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको, तो ये है e टू द पावर x का ग्राफ। ये भी एक इंक्रीजिंग ग्राफ है क्योंकि हम देख रहे हैं x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो y हमारा बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? फिर हम देखने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। इनको डिफाइन करते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ये मेरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो इस एंगल को मान लीजिए अगर थीटा मानते हैं तो इसके बेसिस पे हम इसके रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं।
तो मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैं लिखता हूं ABC ट्रायंगल लिख रहा हूं। तो AB की लेंथ को अगर मैं लिख देता हूं मान लीजिए B से, B का मतलब बेस है, BC की लेंथ को मैं अगर लिख देता हूं P से, P मतलब वो परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ऐसे ही AC को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसको मैं कैपिटल H से इंडिकेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम जो 6 रेशियोज डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर मैं साइन थीटा को डिफाइन करूंगा तो साइन थीटा होगा, देखिए हमने क्या रखा है, जिस एंगल को मैंने थीटा माना है उसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर। अगर आपका एंगल ये ना हो कि ये हो जाता, सी को अगर आप एंगल मानते तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो ये होता और बेस ये हो जाता। बेसिकली बेस का मतलब जो एंगल को कंटेन करता है। तो अगर मैं साइन थीटा डिफाइन कर रहा हूं तो वो होगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसको आप P बाई H कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम cos थीटा डिफाइन करें तो ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम अगर tan थीटा डिफाइन करें तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं के जस्ट रेसिप्रोकल में हम 3 रेशियोज और डिफाइन करते हैं। जैसे साइन का अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा अगर हम देखें तो बेसिकली इसको हम 1 बाई साइन थीटा से डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि साइन थीटा हमारा P बाई H है तो कोसेक थीटा हमारा H बाई P हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सेक थीटा डिफाइन करें तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास H बाई B। और जो हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे हम कहते हैं कॉट थीटा, जिसको डिफाइन करते हैं हम 1 बाई टेन थीटा से, और टेन थीटा P बाई H होता है, तो ये सॉरी P बाई B होता है, तो ये हमारा B बाई P हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिस पे कुछ फॉर्मूले निकलते हैं, वो फॉर्मूले यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ऐड करोगे तो आपको 1 देता है। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो सेक स्क्वायर थीटा आता है। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर है साइन 2 थीटा, साइन थीटा कुछ एंगल होगा, मान लीजिए 30 डिग्री है तो 2 थीटा मतलब 60 डिग्री होगी, तो साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, 2 इनटू साइन 30 इनटू cos 30। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। वैसे हम तीनों फॉर्मूलों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस cos स्क्वायर थीटा को आप यहां से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो यहां पुट करोगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर केवल एक साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करोगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें से 1 आप हटा सकते हो। 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कुछ एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले होते हैं। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी आप करेंगे तो क्या होगा, तो साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस साइन a साइन b, और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से cos में अगर देखेंगे तो cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस प्लस, मतलब अगर आपने cos a प्लस b किया है तो आपको बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे माइनस किया है तो वहां पे प्लस लगाना होगा। तो cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b। फिर होता है साइन सी प्लस साइन डी, अगर आपको ऐड करना है, मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, साइन के अंदर का जो एंगल था उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था। अभी क्या किया, एक साइन दूसरा है और एक दूसरा साइन है, उन दोनों को अलग अलग हम ऐड कर रहे हैं। इसका एंगल सी है, इसका एंगल डी है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पहला साइन के साथ जो टर्म आ रहा था उसमें माइनस आ जाएगा, कॉस वाले टर्म में प्लस आ जाएगा, बाकी सब सेम है। फिर ऐसे ही कॉस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए साइन में जब हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास दोनों टर्म मिल रहे हैं, साइन का टर्म भी है, कॉस का टर्म भी है। लेकिन जब कॉस में हम प्लस करेंगे तो केवल कॉस के टर्म्स मिल रहे हैं, और कॉस में जब माइनस करेंगे तो केवल साइन के टर्म्स मिल रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। क्लियर है? लास्ट फॉर्मूला साइन टेन टू थीटा, जैसे हमने साइन टू थीटा किया था उसी तरीके से टेन टू थीटा अगर करेंगे तो ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है। अगर हम टेन की, जैसे हमने साइन में ए प्लस माइनस बी किया था उसी तरीके से इसमें करेंगे तो ये होता है टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1
माइनस प्लस टेन टेन बी। ये माइनस प्लस का मतलब ये है कि अगर आपने पहले प्लस रखा है तो आपको टॉप वाले साइन रखने पड़ेंगे, तो उसमें भी प्लस आएगा, नीचे वाले में माइनस आएगा। और अगर आपने माइनस रखा है पहली बार में, मतलब आप टेन ए माइनस बी लिखना चाहते हैं, तो ये होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके, ये आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे, बस मैंने रिवीजन के लिए लिखे हैं। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़े हैं, अगर हम कुछ एंगल फिक्स रख लें तो उनकी वैल्यूज कुछ फिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर हम एंगल 0 रखें तो कितना होगा, 30 रखें, 45 रखें, 60 रखें और 90 रखें। साथ में यहाँ पे मैंने रेडियंस में भी वैल्यू रख रखी है। बेसिकली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट आप आसानी से कर सकते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपका एंगल डिग्री में दे रखा है, अगर आप उस एंगल में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको एंगल दे देगा रेडियंस में। तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 रेडियन हो गया। 30 में करेंगे तो देखिए 30 बाई 180 तो 1/6 हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली अगर हम देखें वैल्यूज की, तो साइन की अगर हम 0 पे वैल्यू देखेंगे तो वो 0 होती है, कॉस की देखेंगे तो 1 होती है, tan 0 होता है, और ये बाकी की आप रेशियो कर सकते हैं। साइन का उल्टा करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो आप इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं या नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ही आएगा, और 10 में 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। उसी तरीके से 30 में ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√3 होता है, इसे आप चाहें तो √3/3 भी कह सकते हैं। फिर आप उल्टा कीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, और जिसको √3/3 लिख रखा है। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √3/3 था, तो इसे आप 3/√3 कह सकते हैं, जो कि √3 होता है। क्लियर है? तो ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत? वहां पे आप कुछ ट्रिक्स देखते होंगे कि कैसे बना सकते हैं, तो लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बनाएं। तो ये 5 एंगल्स हैं, और 5 एंगल्स के ये जो रेशियोज हैं आपको सारे याद होने चाहिए। ओके, अब इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि 30 प्लस 90 कर दिया, 30 प्लस 180 कर दिया, या माइनस कर दिया, तो क्या होगा वो हम यहां से देखेंगे। तो उसको देखने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा ओरिजिन है, इस साइड में एक्स एक्सिस है और इस साइड में वाई एक्सिस है। एज यूजुअल हम जो देख रहे हैं, एक्स एक्सिस को हम इस साइड में पॉजिटिव रखते हैं और एक्स एक्सिस को इस साइड में हम नेगेटिव रखते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस को ऊपर हम पॉजिटिव रखते हैं और वाई एक्सिस को नीचे हम नेगेटिव रखते हैं, यही करते हैं। ओके, अब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये मेरा एक ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री यहाँ पे है, और इस एंगल को हम बेस एंगल मान रहे हैं। इसको बेस मानने का मतलब ये हमारा बी होगा, ये हमारा पी होगा, और ये हमारा एच होगा, और ये मेरा एक पॉइंट है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं। इस पॉइंट को आप चाहें तो क्या माने, 1 मान लेते हैं। ओके, अब अगर आप डिफाइन करेंगे साइन कॉस टेन, तो आप क्या लिखेंगे, इस रेशियो के बेसिस पे करेंगे, P/B तो आपका टेन हो जाएगा, P/H तो आपका साइन हो जाएगा, P/S तो आपका कॉस हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। अब मैं क्या करूं, अगर इस एंगल थीटा में कुछ 90 डिग्री ऐड कर दूं, तो आप 90 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन बनेगी जो इस साइड में आएगी, मींस ये पॉइंट आपका इधर साइड में शिफ्ट हो गया। यही हुआ है, और कुछ तो नहीं हुआ, तो ये आपका पॉइंट 2 मिल गया। अब जो एंगल थीटा था उसकी वजह एंगल क्या है आपका, ये है। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो एंगल तो हमारा यही है, अभी अल्फा ही है, अल्फा या थीटा आप जो भी मानेंगे। तो हमने क्या किया है, इस थीटा में बस 90 ऐड किया है। तो ऐड करने से क्या हुआ, P तो आपका ऊपर ही है, तो P तो P था, H चेंज नहीं होगा, लेकिन B जो यहाँ पे था वो इधर आ गया, तो B कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव साइड में था, अब नेगेटिव साइड में आ गया, तो B आपका नेगेटिव हो गया। अब अगर आप अपने एंगल्स डिफाइन करोगे तो साइन क्या लिखोगे, P/H, तो P तो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहने वाला है। कॉस को कैसे डिफाइन करते हैं, B/H से, तो B नेगेटिव है तो कॉस आपका नेगेटिव हो गया। टेन को कैसे करते हैं, P/B से, तो P तो पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो टेन नेगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री से शिफ्ट किया, तो हमारे जो रेशियोज चेंज हो रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हुए, उनके साइन हमने चेक किए, और साइन के बेसिस पे हमने पता किया कि साइन थीटा अभी भी हमारा P/H रहेगा, जो कि पॉजिटिव है। कॉस थीटा हमारा
b बाई एच होता है, लेकिन b नेगेटिव है तो इसलिए ये हमारा नेगेटिव आने वाला है। सिमिलरली टेन थीटा का हमने देखा, टेन थीटा हमारा क्या होता है, p बाई b होता है, b नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे तो इसलिए हमारे सारे एंगल्स पॉजिटिव आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये बेस नेगेटिव होने की वजह से जिनके फॉर्मूले में बेस आ रहा है, बेस किस किस के फॉर्मूले में आता है, साइन और कोसेक को छोड़ के सब में आता है, तो सारे नेगेटिव हैं। फिर आप अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, मतलब इस एंगल को 180 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री बढ़ने का मतलब आप इस स्ट्रेट लाइन को इधर रख लीजिए, यही तो है 180 डिग्री का एंगल, और ये आपका पूरा एंगल हो गया। तो ये हो गया इस केस में P। तो इस बार क्या होगा, P नीचे चला गया ना, तो आपका P भी नेगेटिव हो गया, B भी नेगेटिव हो गया, और पॉइंट हो गया आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट H। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे P भी नेगेटिव है, B भी नेगेटिव है, तो जिन जिन फॉर्मूला में P और B अलग अलग आ रहे होंगे, जैसे साइन में केवल P आता है, कॉस में केवल B आता है, तो वो तो नेगेटिव होंगे, लेकिन जिनके फॉर्मूला में P और B दोनों आ रहे होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। किसके फॉर्मूले में दोनों आते हैं, टेन के फॉर्मूले में, कॉट के फॉर्मूले में। टेन को हम डिफाइन करते हैं P बाई B। अब दोनों में जब ये P और B आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इस जगह पे आपका टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। फिर अगर आप उसको 360 करें तो 360 नहीं, इसको भी 270 करते हैं, 90 किया, 180 किया, 270, तो 270 करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा गलत हो गया। तो अभी क्या है आपका, P तो नेगेटिव है लेकिन B पॉजिटिव है, तो जिस जिसके फॉर्मूला में P आ रहा होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा और बाकी सारे पॉजिटिव रहने वाले। तो कॉस में केवल B आता है, सेक में केवल B आता है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन, टेन, कोसेक, कॉट वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है? तो बेसिकली आपको देखना क्या है कि एंगल को ऐड करने के बाद आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, बस उसी से समझ जाएंगे कि आपका P यहां पहुंचेंगे तो P सेम रहेगा क्योंकि P तो y एक्सिस में है, लेकिन B चेंज हुआ, नीचे पहुंचेंगे तो P भी चेंज हुआ, B भी चेंज हुआ, और यहां पहुंचेंगे तो आपका B सेम है, P अलग है। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे ये कुछ फॉर्मूला है। पहला, साइन 90 प्लस थीटा, 90 ऐड करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कौन चेंज रहने वाला है, साइन फिक्स रहेगा, बाकी सारे चेंज होंगे। तो साइन का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, तो हम उसको पॉजिटिव ही रखेंगे। अब वो क्या होने वाला है, उसके लिए आप क्या रख सकते हैं कि साइन का कॉस क्यों बना, उसके लिए आप ये याद रखिए कि अगर फॉर्मूले में आपके में 90 प्लस माइनस कुछ हो रहा है, या फिर 270 प्लस माइनस कुछ हो रहा है, तो आपको चेंज करना होगा। चेंज का मतलब साइन को कॉस करना होगा, कॉस को साइन करना होगा, टेन को कॉट करना होगा और कॉट को टेन, उसी तरीके से कोसेक को सेक और सेक को कोसेक। अगर आपके फॉर्मूले में 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है, और अगर फॉर्मूले में 180 प्लस माइनस थीटा है या फिर 361 प्लस माइनस थीटा है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। क्या लिखिए, साइन 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 जो लाइन थी उससे आप थोड़ा सा एंगल माइनस किया था, ऊपर आ गए, और 180 पे आपको कोई चेंज नहीं करना होता है, तो इसलिए साइन का साइन रहा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन वो पॉजिटिव भी रहा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये पूरी टेबल रिमेंबर कर सकते हो, कर सकते हैं। याद भी नहीं है तो आप ये, अगर जो मैंने समझाया ये समझ में आ गया है तो इसको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये जो कुछ एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज निकालते हैं। आप लोग निकालिए, cos 120 sin 240 इस तरीके से।
cos 120 को हम cos 90 प्लस 30 कह सकते हैं। तो क्या आने वाला है, cos के साथ 90 है तो 90 तो मतलब चेंज करना होता है, तो आपके पास आएगा sin 30। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे ना, 90 प्लस 30 किया तो कौन से में पहुंचे, सेकंड में पहुंचे। और सेकंड में cos कैसा होता है, हमें साइन से मतलब नहीं, वो तो बाद में आएगा, पहले तो निकाल तो cos रहे ना। cos नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी sin 30 आपका 1/2 होता है तो ये -2/2। आपको ये नहीं देखना है कि आप कहां पहुंच रहे हो, आपको देखना है कि स्टार्ट किसको कर रहे हो, वैल्यू किसकी निकालना है। sin 240 साइन है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सॉरी sin 240 को हम लिख सकते हैं sin, राइट, 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम करते हैं। 270 माइनस 30 कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं sin 180 प्लस 60, दोनों कह सकते हैं। ओके, पहले हम 270 वाले से करते हैं। तो 270 आएगा तो हमें चेंज करना होता है, तो साइन का चेंज करेंगे तो क्या आएगा, cos आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा cos 30। अब 270 माइनस 30 करेंगे तो आप किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड में होंगे। वो आप यहां से देख सकते हैं, ये अगर मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 है। तो अगर आपने 270 पे पहुंचे तो आप इस जगह पे हैं, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो आप यहाँ जाएंगे, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम थर्ड में पहुंचेंगे। तो थर्ड में हमारा साइन नेगेटिव होता है तो आपको माइनस का साइन लगाना होगा। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये -√3/2। अब इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करेंगे तो साइन साइन का साइन ही रहेगा, हमें cos को लेके नहीं आना है, तो ये हो जाएगा sin 60। पॉजिटिव या नेगेटिव, 180 में कुछ प्लस किया है, 180 का मतलब यहाँ पे हो आप, और इसमें कुछ प्लस किया तो यहाँ पे चले गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। sin 60 की वैल्यू -√3/2 होती है, माइनस पहले से लगाओ। तो आप किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। क्लियर है? इनमें से एक और क्वेश्चन करते हैं कोई भी। अच्छा, ये माइनस की चीज मैंने आपको बताई नहीं है, वो आप याद रखिए। आपको ये याद रखना है कि साइन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, करेक्ट। एंड टेन ऑफ माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो बेसिकली ये नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? तो मान लीजिए हम साइन -150 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए। सो हम जी पार्ट कर रहे हैं, साइन -150 कैसे करेंगे, कैसे किया, -90 प्लस 60 आपने दिया, और किसी का ही आ रहा है सर, सबका ही आ रहा है, ठीक है चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए माइनस है यहाँ पे, तो हमें एक माइनस लगाना होगा, और इसको हम कह सकते हैं साइन 150। फिर हम 150 को अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 कह सकते हैं। फिर हम अगर देखें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री की वजह से इस साइन का क्या लिख देंगे, हम कॉस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos 60। हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, सेकंड में पहुंच रहे हैं, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो आंसर आपके पास आएगा -1/2। आपने क्या किया, 90 को यूज करके आपने साइन को कॉस नहीं किया, तो ये गलती करेंगे तो आंसर गलत आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्स। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े उनके कुछ ग्राफ्स देखते हैं। आपको टेबल याद है,
साइन की कॉस की, जो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो साइन 0 पे कितना होता है 0, तो ये ग्राफ 0 से पास कर रहा है। साइन 90 पे कितना होता है 1 होता है, तो ये ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम 1 पे जा रहा है। साइन अगर आप 270 चेक करोगे अपने फॉर्मुलों के थ्रू तो आपको नेगेटिव में आएगा, -1 आएगा। तो बेसिकली साइन का ग्राफ क्या कर रहा है 0 से 1 जाएगा, फिर बीच घटते घटते -1 तक जाएगा, फिर 0, इस तरीके से वो पूरा ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है वो ये है कि ये ओरिजिन से पास करता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। दूसरा कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी तो ये आपको 1 देगा, तो ये आपका मैक्सिमम 1 पे 0 पे ही रहेगा। और फिर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे 90 पे पहुंचोगे तो वो 0 हो जाएगा, 180 पे पहुंचोगे तो वो -1 हो जाएगा, 360 पे पहुंचोगे तो फिर से सॉरी 270 पे पहुंचोगे तो 0, 360 पे 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा और ओरिजिन पे इसकी वैल्यू 1 होगी। ये क्लियर है? ओके, अब हमने साइन और कॉस पढ़ ली तो इनका रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो जहां पर साइन की वैल्यू 0 है वहां पर कोसेक की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें ओरिजिन पे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड में हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड से 0 जा रहे हो तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 90 पे जाओगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है साइन 90 पे, तो कोसेक की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब 90 पे ये वैल्यू 1 होगी। अब 1 से नीचे तो जा नहीं सकता, हमने क्या किया साइन की सबसे लोएस्ट वैल्यू ली और साइन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू ली। इसके बाद तो फिर से वो घटना शुरू करेगा, तो बेसिकली ये हमेशा 1 से ऊपर रहने वाला है। तो ये इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, फिर से 1 से जाके फिर से इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर नेक्स्ट साइड में जाओगे तो -इन्फिनिटी से -1, -1 से -1, तो ये इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो जैसे हमने कोसेक का ग्राफ ड्रॉ किया उसी तरीके से आप सेक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप क्या करो साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर आप क्या करो साइन के ग्राफ में ये जो पॉइंट्स है जहां पे वो 0 हो रहा है वहां पे आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर दो, जैसे कि ये लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे 0 हो रहा है तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ 0 हो रहा है यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर है? अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके नीचे तो वो जाएगा नहीं, तो आप क्या करो यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हुए आओ 1 पॉइंट तक जाओ। सिमिलरली एक सिंपल आपको एक यू बनाना है, इसमें यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट है तो यहाँ पे आप एक यू बना दो, यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर आप एक यू बना दो। क्लियर है? क्लियर है ये? तो जैसे मैंने साइन में किया ऐसे आप कॉस में कर सकते हैं। जहां पे आपका 0 हो रहा है वैसे वहां पे आप लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे 0 हो रहा है तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करो और इसके ऊपर आप एक यू बना दो, तो ये आपको यहाँ पे वाला कर्व दिख जाएगा। फिर ये 0 हो रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 0 था ही और यहाँ पे ये मिनिमा है तो आप इस तरीके से यू बना दो, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइन के ग्राफ का यूज करके कोसेक का बना सकते हैं और कॉस का यूज करके सेक का बना सकते हैं। अब tan की बात करते हैं। tan 0 पे कितना होता है 0 होता है, tan 0 पे 0 है तो ये देखिए 0 से पास कर रहा है। tan 90 पे अगर आप जाओगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। tan -90 पे जाओगे तो वो -इन्फिनिटी पे जाएगा, तो -इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा +इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी, फिर ये सेम रिपीटिशन चलता रहेगा। ओके, कोसेक का ग्राफ देखोगे तो सॉरी कॉट का ग्राफ देखोगे तो वो tan का उल्टा होता है, जहां पे वो 0 है वहां पे वो इन्फिनिटी होगा और जहां पे वो इन्फिनिटी है वहां पे वो 0 होगा, तो जस्ट उल्टा बिहेवियर चलेगा। तो देखिए ओरिजिन पे वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और जहां पे वो 90 डिग्री पे वो इन्फिनिटी होता था, ये 90 डिग्री पे 0 होता है। क्लियर है? बाकी सब सेम चल रहा है। ओके, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हो गए। अब हम कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। किसी कांस्टेंट नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होता है। आप 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आएगा। x टू द पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो n फैक्टर बाहर रख के x टू द पावर n - 1 हो जाता है। मतलब अगर आप x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कितना आना चाहिए 5x टू द पावर 4 आना चाहिए। क्लियर है ना? ओके, log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। tan का डिफरेंशिएशन sec² x होता है और cot का डिफरेंशिएशन -cosec² होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे।
सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x होता है और कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स cot x होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, ये इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही है। e टू द पावर x है तो वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहता है। ये प्रोडक्ट रूल है कि अगर हम दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि मतलब फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रख लें, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दें, फिर हम सेकंड को एज इट इज रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं d/dx ऑफ x sin x, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को एज इट इज रखेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है cos x, प्लस अब हम sin x को एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, तो आपके पास आंसर हो जाएगा x cos x प्लस sin x। ओके, तो ये प्रोडक्ट रूल था। ये क्वेश्चन रूल है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दो फंक्शंस को f1 अपॉन f2, तो हम क्या करेंगे, नीचे का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस लगा के ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बस आपको याद रखना है, उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है कि अगर हम कोई इस तरीके से आपका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सम ax प्लस b, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो तो हो गया f डैश x, ये f डैश है वैसे, और फिर जो फंक्शन के अंदर जो आपका आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उनका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b कांस्टेंट है, वो 0 हो गया, ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो इंटीग्रेशन होता है। मतलब ऐसे हम लिखते हैं कि अगर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ सम फंक्शन fx, तो जस्ट उल्टा अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ y dx आपका फंक्शन के बराबर हो जाएगा। सो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1, वहां पे माइनस करते थे, यहाँ प्लस कर रहे हैं, वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई n प्लस 1। फिर अगर हम 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करें तो ये ln x प्लस c होता है, या c एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। e टू द पावर x का फिर से वही e टू द पावर x रहेगा, sec स्क्वायर x का tan x होगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। इस तरीके से आप ये टेबल याद रख सकते हैं। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से है, ये x sin x का डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी पीछे, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। 2 तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, 3 बाहर आएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आएगा, उसकी पावर 2 माइनस 1 तो वो x हो जाएगा, तो बेसिकली 2 बाहर आके 5 के साथ 10 बनाएगा, तो ये 10x आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन क्लियर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीग्रेशन के। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से आप अलग अलग टर्म्स का कर सकते हैं। 5 आपने रखा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, 3 रखा इंटीग्रेशन ऑफ x, 2 रखा इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस ऊपर ऐड करते हैं, नीचे भी उसी को डिवाइड करते हैं, तो 2 + 1 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5x³ आ जाएगा। क्लियर है? ओके, उसी तरीके से इसका अगर हम करेंगे तो देखिए 4 बाहर रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। उसी तरीके से -2 बाहर रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कर लेंगे। ओके, ये है मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी फंक्शन की। कोई फंक्शन आपको दे रखा है y = 25x² + 5 - 10x, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम निकालेंगे dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो आसानी से, अभी हमने सीखा है। तो ये हो जाएगा 50x 0 - 10, तो 50x - 10। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे और वहां से x फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसको जब 0 करोगे तो x आपका 1/5 हो गया,
और x जब 1/5 हो गया तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया जिसपे हमें चेक करना होगा कि मैक्सिमा है, मिनिमा है या फिर कुछ भी नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपका एक बार डिफरेंशिएशन करके आपको dy by dx मिल चुका है, जो कि था 15x - 10। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिल रहा है। अगर कुछ और मिल रहा होता, मान लीजिए 50x मिल रहा होता, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में d2y by dx स्क्वायर में जो x की वैल्यू आपने निकाली है उसको पुट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि साइन कैसा है। कि अगर आपका d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव आता है x की वैल्यू रखने पे, तो इसका मतलब उस x की वैल्यू पर हमारा फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। वहां पे मिनिमा अप्लाई कर रहा हूँ। मिनिमा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ ग्राफ है आपका, सपोज ये ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इससे पहले अगर आप जाओगे या फिर इसके बाद अगर आप जाओगे, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम है, लेकिन इसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम है। मतलब एक माउंटेन टाइप आपका बन रहा है। माउंटेन का जो पीक है उससे नीचे आप जाओ तब भी आपका वैल्यू कम हो रही है, उसके इधर जाओ, राइट एंड लेफ्ट किधर भी जाओ वैल्यू कम हो रही है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे देखें, जो वैली शेप है, जो वैली है, वहां पे आप इसके इधर साइड में जाओ या इधर साइड में जाओ, वैल्यू हमेशा ज्यादा है। लेकिन यही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वैल्यू सबसे कम है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मिनिमम। मतलब सबसे कम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू। तो x अगर पॉजिटिव है तो हम इसे मिनिमम बोलेंगे, और सॉरी ये डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है, और यही वैल्यू d2y by dx स्क्वायर अगर आपका नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि उस x की वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है? पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और अगर जीरो आ गया तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कर सकते हैं आगे। अब वो तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे, ये कुछ जनरल ग्राफ्स हैं। जैसे y इक्वल्स टू x का ग्राफ देखा है आप लोगों ने, जो ओरिजिन से पास करता है, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू बढ़ रही है, और x की वैल्यू नेगेटिव में रखोगे तो y भी नेगेटिव है। तो ये आपका y इक्वल्स टू x का ग्राफ। sin x का ग्राफ हम देख चुके हैं, tan x का भी देख चुके हैं। ये है y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ। ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, तो आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। आप माइनस रखोगे -1 तब भी ये 1 आएगा, आप +1 रखोगे तब भी ये 1 आएगा, -2 रखेंगे तो 4 आएगा, +2 रखेंगे तब भी 4 आएगा। तो ये सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अलोंग वो सिमेट्रिक होगा कि जैसा ग्राफ आपका राइट में है वैसा ही ग्राफ आपका लेफ्ट में है। तो ये है पैराबोलिक ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये है y इक्वल्स टू x³ का ग्राफ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर आप नेगेटिव रखोगे तो वो उतनी ही नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर आपने रखा x की वैल्यू 1 तो y कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर आपने -1 रखा तो y आपका -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, -2 रखेंगे तो -8 आएगा। तो इसलिए ये आपका इन दोनों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होगा, जैसा वो इस साइड में होगा वैसा ही इधर भी होगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से जाएगा। क्लियर है? लास्ट जो ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू 1/x का। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये इंफिनिटी जाएगा, और अगर आप x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप x 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से जाओगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी देगा, और अगर नेगेटिव साइड से जाओगे तो माइनस इंफिनिटी देगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का इस तरीके से दोनों में सिमेट्रिक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये देखते हैं। आप लोग वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, कभी तो पढ़े होंगे, तो बताइए क्या डिफरेंस है इन दोनों में। इन दोनों में से कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है? ओके, वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्या करंट वेक्टर है? करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होती है कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है। तो वो वेक्टर क्यों नहीं है? आपकी डेफिनेशन क्या है कि वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो करंट के पास तो दोनों चीजें,
सर जब करंट को ऐड करते हैं तो उसके लिए वो वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें एडिशन यूज नहीं करना है, हमें सिंपल स्केलर एडिशन यूज करना पड़ता है। इसलिए हमारा करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस के अलावा वो वेक्टर एडिशन के जो प्रॉपर्टीज हैं, ट्रायंगुलर एडिशन और पैराबोलिक एडिशन, उनको फॉलो करता है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इनको अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं मूव करना, और मान लीजिए आप पहले नॉर्थ में जाते हैं कुछ डिस्टेंस 5 मीटर, फिर आप ईस्ट में जाते हैं कुछ डिस्टेंस 10 मीटर, फिर आप फिर से नॉर्थ में जाते हैं कुछ डिस्टेंस 2 मीटर, और फिर वापस आप यहाँ पहुंच जाते हैं कुछ डिस्टेंस 1 मीटर, इसको 10 मीटर ही मान लेते हैं, 10 मीटर। तो ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, आपने 1 से स्टार्ट किया 2 पे पहुंचे। तो अगर मैं 1 से 2 तक की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेक करूं तो क्या वो सेम होगा? नहीं होगा। कौन ज्यादा होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बेसिकली डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं एक्चुअल लेंथ कवर्ड, मतलब आपने पूरे मोशन में कितना लेंथ कवर की, उनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो ये नॉर्थ में गया साउथ में गया हमें कोई मतलब नहीं, कितना गया, ये यहां से गया 5, फिर 10 15, फिर 2 17, और फिर 10 27। तो टोटल ये 1 से 2 तक जाने में इसने कितना लेंथ कवर की? 27 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस है जिसको हम लिखेंगे, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 27 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को टोटल लेंथ के साथ साथ डायरेक्शंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखेगा कि 1 से 2 अगर जाना है तो ये इतना घूमने की क्या जरूरत थी, आप सीधा भी तो जा सकते हो। तो ये जो सीधी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको वो मेजर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ मेजर करता है और डिस्टेंस आपकी एक्चुअल लेंथ मेजर करता है। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक इस तरीके से कंबाइन कर दोगे, सॉरी ये इस तरीके से कंबाइन होगा। तो अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली आप कितना गए और वर्टिकली कितना गए, दोनों को काउंट करेगा वो। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर आप गए, और वर्टिकली अगर आप देखें तो कितना गए, 5 + 2 7 मीटर्स गए। तो बेसिकली डिस्टेंस कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, ये जो लेंथ है, ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आपको काउंट करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं h कितना होगा, h विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर है? ओके। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और इस सर्कल की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं 5 मीटर है। ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। घूमना है वो, मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट करता है घूमना, बी पॉइंट पे पहुंचता है, फिर सी पॉइंट पे पहुंचता है। तो सबसे पहले मान लीजिए वो ए पॉइंट से स्टार्ट करके सी पॉइंट पे पहुंच गया, तो आपको बताना होगा कि व्हाट विल बी हिज डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, सेम चीज ए से बी के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? तो बताइए। डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक पहुंचेगा तो हमें शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करनी पड़ती है। तो ए से सी शॉर्टेस्ट कितना हो जाएगा, 5 + 5 10। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास 10 जब हम ए से सी जाएंगे। ये क्लियर है सभी को? डिस्टेंस बताइए। सॉरी 5 पाई। ओके करेक्ट। लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी ना गया है, वो गया तो इस तरीके से, तो उसको ये लेंथ कवर करनी पड़ेगी। ये क्या है, सर्कमफ्रेंस की आधी है। टोटल सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो आधी कितना हो जाएगा, पाई आर। आर कितना है 5, तो 5 पाई। गुड। अब नेक्स्ट केस, जब वो ए से बी जाएगा तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस 5/2 पाई। डिस्टेंस 5/2 पाई, करेक्ट। क्योंकि अभी क्या हुआ, उसका 1/4 पार्ट हो गया। पहले 2 पाई आर था तो उसमें हमने 2 से डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आया, पाई नीचे कैसे आया, 2 पाई आर बाई 4 करना होगा, तो ये हो गया 5 पाई/2। तो ये होगा हमारे
ये हो जाएगा। गुड, ये क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हम दो वेलोसिटीज डिफाइन करते हैं, एक वैसे वेलोसिटी होता है और एक स्पीड होता है। तो जिसको यूज डिफाइन करने के लिए हम डिस्टेंस यूज करते हैं उसे हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल को हम डिफाइन करते हैं टोटल लेंथ कवर्ड या फिर टोटल डिस्टेंस, और उसको कितने टाइम में उसने कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हम वेलोसिटी डिफाइन करें तो वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? लाइट बंद कर दो। कौन सी लाइट? इससे क्या हुआ? प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ये जला लेता हूँ मैं लाइट, अब सही है? क्योंकि वो लाइट और ये प्रोजेक्टर दोनों एक ही बटन से कनेक्टेड है। गेट खोल लीजिए ना। अभी ठीक है? ये क्लियर है सभी को? तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं दो स्पीड, एक स्पीड जिसको डिस्टेंस के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस हमारा स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगा, और दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कांस्टेंट। और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब जिसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तो पहले तो एक्सीलरेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम एक्सीलरेशन लिखते हैं। और अगर हमारा एक्सीलरेशन फिक्स है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली टाइम के साथ आपकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा। हम यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। यू को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग इसको लिखते हैं। वी से हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम अंतिम वेग बोल सकते हैं। ए से हम डिफाइन कर रहे हैं एक्सेलरेशन, जो कि यूनिफॉर्म है, और टाइम को हम टी से इंडिकेट कर रहे हैं, और एस से हम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन टर्म्स के बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। पहला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। मैंने बताया कि एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली टाइम के साथ बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो ये फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें कुछ चीज ऐड हो रही है, तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक्सेलरेटेड मोशन होता है वैसे ही हमारा डी एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है, मतलब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो सकता है। आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, तो आप जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो स्पीड को घटा रहा है। तो ब्रेक क्या कर रहा है, आपकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली घटाने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब वो कैसा एक्सेलरेशन दे रहा है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहा है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा जैसे जैसे टाइम वेलोसिटी फॉर्मूले और स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक लास्ट फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जब भी आपका एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो आपको एक ही जगह पे प्लस a लिखना है, और जब आपका डी एक्सीलरेटेड मोशन होगा, मतलब जब वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो आपको एक ही जगह माइनस a लिखना होगा। बाकी फॉर्मूले सब सेम रहेंगे। और जब हम ग्रेविटी के साथ काम करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ काम करेंगे, तब वहां पे भी हम इस a को स्मॉल g से रिप्लेस करेंगे, और उसमें साइन के लिए हम g को नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, हम जब भी फिजिक्स में कुछ भी साइन की बात करेंगे तो आप याद रखिए हम हमेशा ये यूज करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब हमारा एक्स एक्सिस इस साइड में, वाई एक्सिस इस साइड में, तो इधर साइड में जो भी मोशन होगा उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और इधर साइड के सारे मोशंस को हम नेगेटिव मानेंगे। सिमिलरली आप ऊपर की तरफ कोई भी
मोशन है तो उसे पॉजिटिव रखेंगे, नीचे की तरफ कोई भी मोशन है तो उसे नेगेटिव रखेंगे। तो जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपका नीचे की डायरेक्शन में लगता है, तो जी को हम -g माने। ओके, अब आप अगर किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो बॉल जब ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम v को पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन अगर आप किसी टावर से किसी बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो तो बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव रख रहे हैं, तो v को हम नेगेटिव रख लेंगे। क्लियर है ये? तो बस आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना होगा। तो ये फॉर्मूले अगर हम चेंज करें ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो s डिस्प्लेसमेंट है उसको आप चाहें तो x से रिप्लेस कर सकते हैं। हाइट कितना कवर किया, u और v तो सेम रहेंगे, टाइम सेम रहेगा, और एक ही जगह पे आप -g लिख सकते हैं। तो आपके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, v इज इक्वल टू u माइनस gt, v u माइनस gt स्क्वायर। ओके, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई with a velocity of 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground. Take g is equals to 10 meter per second square. क्या कंडीशन है, आपके पास एक टावर है, h हाइट जिसकी h आपको 40 मीटर दे रखा है, यहां से हमने कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकी, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो हम क्या रख रहे हैं, ऊपर के मोशन को पॉजिटिव रख रहे हैं, नीचे के मोशन को नेगेटिव रख रहे हैं। तो बेसिकली u आपका पॉजिटिव होगा और g आपका या फिर एक्सेलरेशन आपका -10 होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बॉल ऊपर जा रही है, आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को टकराएगी तो ये बॉल क्या करेगी, ऊपर जाएगी, धीरे धीरे क्या कर रहा है, g आपका नेगेटिव होने की वजह से उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो ये वेलोसिटी जो 10 की स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और फाइनल एक पॉइंट पे पहुंच के वो 0 हो जाएगी। 0 के बाद ये अब ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ है तो वो उसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो 0 वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आके वो ग्राउंड पे कहीं पे टकरा जाएगी। क्लियर? तो आपसे पूछा गया कि यहां से ऊपर जाके नीचे यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा। तो इसमें u और g तो आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, जो मेन चीज है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, ये बॉल यहां से स्टार्ट की, इस तरीके से ऊपर गई और वापस यहां पे आ गई, 1 पॉइंट से स्टार्ट किया और 2 पॉइंट पे पहुंचा। आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर हम इस 1 पॉइंट से इस लाइन तक देखें तो जितना ऊपर गया उतना नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो बेसिकली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां तक किस डायरेक्शन में, नीचे की। क्या है, ऐसे पे आपको -40 लिखना होगा, u की जगह पे आपको 10 लिखना पड़ेगा और a की जगह पे -10 लिखना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मूले आप यूज करके टाइम निकाल सकते हैं। टाइम की यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, -2 और 4। -2 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ओके। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन देखा था जिसमें एक्सीलरेशन आपका फिक्स था। जैसे हमने एक बॉल को फेंका तो उसमें जो पूरे मोशन में ऊपर जाने में या नीचे जाने में जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो g लग रहा था, -10, हमेशा नीचे की तरफ, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर हमारा एक्सीलरेशन भी टाइम के साथ चेंज होने लगे तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो उस केस में हमारे जो जनरलाइज फॉर्मूले थे v = u + at, इन सबको यूज ना करके हम कुछ अलग फॉर्मूले यूज करते हैं, जो कि है वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो उसे हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds/dt। उसी तरीके से एक्सीलरेशन लिखना है तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dt। और इस dv/dt को हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन हम लिख रहे हैं dv/dt, अगर हम दोनों साइड में dx/dx से मल्टीप्लाई कर दें
तो बेसिकली ये जो dx by dt है क्या हो जाएगा आपके पास v हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं v dv by dx। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया v dv by ds। अब इन दोनों फॉर्मूले से आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए वेलोसिटी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप इसको उल्टा कर देंगे, डिफरेंशिएशन का जिस उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो आप लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू vdt। तो इसका मतलब यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं vdt का इंटीग्रेशन करके। उसी तरीके से अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना हो, सॉरी एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी हो, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? और इसको भी आप यूज कर सकते हैं यहां से। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू dx by dt, दूसरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv by dt, और तीसरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv by dx। ओके, अब इसमें एक और चीज आप देखिए, इसको बाद में देखेंगे। अगर आपको st पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अगर रिलेशनशिप पता है, तो आप डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल सकते हो। और अगर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आपको पता है तो फिर से डिफरेंशिएशन करके आप एक्सीलरेशन और टाइम में रिलेशन निकाल सकते हो। क्लियर है? और जस्ट उल्टा जाएंगे, मतलब अगर आपको एक्सीलरेशन और टाइम में रिलेशन पता है और आप वेलोसिटी टाइम में निकालना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। फिर से वेलोसिटी टाइम की रिलेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में जाना है, तो फिर से इंटीग्रेशन। तो ये एक तरह से रिवर्स हो रहा है, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन की तरफ जाएंगे तो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन करते जाइए, और एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट आना है तो कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन करते जाइए। इसका एक क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है किसी पार्टिकल का जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, x इक्वल्स टू 20 प्लस टी क्यू माइनस 12t। तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे t 0 पुट कीजिए, x आ जाएगा, तो x का आपको मिल गया 20 मीटर। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी होती है dx by dt। तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 20 का फैक्टर कैंसिल, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये 3t स्क्वायर, ये -12, तो ये आ गया। इसमें t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये -12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। कैसे पता करेंगे? एक्सेलरेशन चेक करके। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dv by dt लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी थी आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 12, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 6t। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, टाइम का एक फैक्टर आ रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो ये कैसा मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? ओके, थर्ड पार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। आपको उस टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी पता है आपको 3t स्क्वायर माइनस 12, इसको 0 कर दीजिए। यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि कब वेलोसिटी 0 हो रही है, कितना आएगा टाइम, तो यहाँ से आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो आपको पॉजिटिव रखना है, तो इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और 2 सेकेंड में उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, आप t की जगह पे 2 पुट कीजिए, ये 8 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा। तो 8 प्लस 28 माइनस 24, तो ये आपके पास 4 मीटर है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिलेशन दे रखी थी। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन दे रखी है, v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर। पहला पार्ट है आपका displacement of the particle from the mean position at time t equals to 1 second if it is given that displacement is 20 meter at time t equals to 0। मतलब t equals to 0 पे वो ऑलरेडी 20 मीटर आगे था, फिर आपसे पूछा गया है कि वो 1 सेकंड पे उस पोजीशन से कहां पे होगा। कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी की रिलेशन पता है और आप डिस्प्लेसमेंट पे जाना चाहते हो, आप बैक जाना चाहते हो। तो बैक जाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी इक्वल्स टू ds by dt होता है,
भी आपको दे रखा है, तो ds निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहां से करेंगे? डिस्प्लेसमेंट आपका स्टार्टिंग में 20 है, फाइनल में क्या है वो हमें निकालना है। वेलोसिटी सॉरी टाइम आपका स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं और फाइनल में वो 1 सेकंड बाद पूछा है, तो टाइम हमारा 0 से 1 के लिए जा रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 10 का इंटीग्रेशन 10t हो जाएगा, 2t का इंटीग्रेशन t²/2, तो 2 रेज़ टू कैंसिल, तो t² कह सकते हैं। 3t² का इंटीग्रेशन tq हो जाएगा। लिमिट आप 0 से 1 पुट कर सकते हैं। लिमिट कैसे पुट करते हैं? लिमिट पुट करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ फंक्शन आया ft, जिसकी लिमिट आपको पुट करनी है, मान लीजिए t0 से t1 तक, तो इसको हम लिखेंगे अपर लिमिट ft1 माइनस लोअर लिमिट ft0। तो पहले हम t की वैल्यू t1 पुट करेंगे, फिर फंक्शन आएगा, माइनस t की वैल्यू दूसरी t0 पुट करेंगे, फिर फंक्शन आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे। वैसा ही हम यहाँ करेंगे, t1 पुट किया, फिर t0 पुट किया और दोनों को सबट्रैक्ट किया, तो ये आपको मिल गया 20 + 12, और ये -20 उधर लेके जाएंगे तो s आपके पास हो जाएगा 32। क्लियर है? ओके। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन क्या हो। डिस्प्लेसमेंट का निकाल लिया हम लोगों ने, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 10 का डिफरेंशिएशन 0, 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 3t² का डिफरेंशिएशन 6t, तो आंसर मिलेगा 2 + 6t। कैसा होगा मोशन? यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन में टाइम का फैक्टर आ रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और फिर 2D मोशन की तरफ जाएंगे। थैंक यू।